8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर करना। याद थो आतवार 30 अगस्त सुबह 10 बजे मन की बात। आदाब डियर स्टूडेंट्स, मैं मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जून लुरगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज आपके साथ जो टॉपिक लेके हाजिर हूँ, ये क्लास 9th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्स से लिया गया है। और इससे पहले के लेसन में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो केवल 2 ही लेयर्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम मज़ीद लेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है, पहले ही लेसन में मैंने आपको बता दिया कि ट्रोपोस्फीयर जो है ये एटमॉस्फेयर का जो है सबसे पहला लेयर है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ से शुरू होकर 16 किलोमीटर्स की हाइट तक जाता है। और इससे फिर में आपने देखा ये हमारे लिए जानदार चीज़ों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही अहमियत का जो लेयर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है इसकी बदौलत से, जो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उसकी मदद से वजूद में आती हैं, जिसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसी आपने देखी प्रोसेसेस। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स, क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं जो इसी स्फीयर में वजूद में आते हैं। और उसके बाद आपने सेकंड जो लेयर आपने देखा था दैट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपने देखा कि कुदरत ने एक अहम हमारे बचाव के लिए, तो जानदार चीज़ों की जान को बचाने के लिए एक लेयर यहाँ जो है उसका वजूद यहाँ पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। और इस ओजोन लेयर की बदौलत से जानदार चीज़ें जो है वो सूरज से एक किस्म जो रेज़ का आता है, किरणों का आता है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का रेज़ कहा जाता है। तो उनके हार्मफुल असर से, उनके नुकसानदेह जो उनके असरात हैं, उनसे बचने के लिए ये बहुत ही कारआमद है। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ नोन एज मीजोस्फीयर। यहाँ आप देखेंगे ये थर्ड लेयर जो है, यानी ये वाला लेयर यहाँ ज़मीन से स्टार्ट होके, ज़मीन की सतह से स्टार्ट होके यहाँ तक जो है, इसको ट्रोपोस्फीयर कहा हमने। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो लेयर स्टार्ट हुआ, दूसरा लेयर, इसको हमने स्ट्रेटोस्फीयर कहा। और यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर से आगे यहाँ तक जो लेयर है, जो 50 किलोमीटर से लेके तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड मीजोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, ये 50 किलोमीटर से शुरू होता है और तकरीबन 85 किलोमीटर की हाइट तक ये पाया जाता है। दैट मीन्स जो इसकी थिकनेस है वो तकरीबन 35 किलोमीटर्स है। तो मीजोस्फीयर जो है डियर स्टूडेंट्स, मीजो मीन्स मिडल, यानी ये एक मिडल लेयर है, जिसके ऊपर आप देखोगे थर्मोस्फीयर पाया जाता है, और इसके नीचे जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, और इन 2 लेयर्स के बीच में मीजोस्फीयर पाया जाता है। तो जहाँ तक मीजोस्फीयर में मौजूद गैसेस का ताल्लुक है, तो यहाँ वो सभी गैसेस, यानी जिनसे ये एयर जो है वे बनी है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आर्गन और वाटर वेपर्स वगैरह देखोगे, तो तकरीबन सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो इसी मिकदार में पाए जाते हैं जो यहाँ ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इसके ऊपर वाला लेयर जो है उससे थर्मोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ आप देखोगे ये वाला लेयर जो है मीजोस्फीयर से बाहर, इसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और थर्मोस्फीयर जो है ये तकरीबन 85 किलोमीटर से बढ़ के आगे 500 to 1000 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है।
तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दर्ज हरारत जो है, यहाँ आपने इधर देखा आपने ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर जो है जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ये कम होता जाता है। तो सेम पोजीशन आपने देखा दूसरे लेयर की, यानी स्ट्रेटोस्फीयर की, वहाँ भी दर्ज हरारत जो है वो ऊंचाई के साथ साथ, हाइट बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे जो ये लास्ट वाला स्फीयर जो आप देख रहे हैं, थर्मोस्फीयर जो आप देख रहे हैं, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दर्ज हरारत जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। और आम तौर पे इसको अयानोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं इस लेयर में वो ज़्यादा एयन्स की सूरत में पाए जाते हैं। और ये वाला स्फीयर जो है ये हमारे रेडियो, टीवी, वायरलेस या मोबाइल के चलने के लिए ये एक अहम काम अंजाम देता है। तो दिस वाज अबाउट द 4 layers of the atmosphere. Now let us discuss, dear students, about the importance of the atmosphere. यानी कि आप जान चुके हैं कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इस कायनात में आप देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उस और फोटोसिंथेसिस जैसी जो प्रोसेसेस हैं उनको अमल में लाना वो नामुमकिन हो जाता है। कंबशन जो है वो नामुमकिन प्रोसेस थी, या इसके बगैर बाकी आप देखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल वगैरह जो है तो इनका भी नामुमकिन था, या विंड्स वगैरह जो है उनका भी नामुमकिन था। इस सूरत में आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है इस हमारे प्लेनेट अर्थ का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बगैर जानदार चीज़ों का वजूद जो है इस प्लेनेट में जो है वो नामुमकिन है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे लिए किस किस लिहाज से ज़रूरी है, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस सूरत में प्यारे बच्चों हम पहले ही जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ये कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाली पहले वाली लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से दो अहम प्रोसेसेस जो जिनका जिक्र अभी मैंने किया, यानी कि रेस्पिरेशन जो है और फोटोसिंथेसिस जो है, ये दोनों प्रोसेस का अमल में आना तभी मुमकिन है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होंगे। तो इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि कंबशन के लिए एक और प्रोसेस है। कंबशन के लिए यानी कहीं भी फ्यूल्स के जलाने के लिए, कहीं भी आग को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में यानी एयर में मौजूद नहीं होता है तो इस सूरत में आग जलाना जो है वो नामुमकिन है। इस सूरत में कंबशन ऑफ फ्यूल्स जो है वो नामुमकिन है, और जो हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं कंबशन ऑफ फ्यूल्स की बदौलत से उनको हासिल करना नामुमकिन है। तो ये आपने दो अहम जो प्रोसेसेस देखी, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और तीसरी प्रोसेस जो कंबशन देखी, ये बहुत ज़रूरी है जानदार चीज़ों का वजूद इस कायनात में जो है उसको कायम रखने के लिए। देन देयर इज़, अभी आपने देखा कि कुछ क्लाइमेटिक इवेंट्स जो हैं जिसमें आपने देखा कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, लाइटनिंग, तो और भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिनके लिए एटमॉस्फेयर का होना यानी ट्रोपोस्फेयर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक काम ये आपने देख लिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये तो एक अहमियत आपने देख ली। दूसरी तरह की अहमियत जो है दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसा मैंने आपको बता दिया कि सूरज की रोशनी से आने वाली एक किस्म किरणों का ऐसा होता है जो एक जानदार चीज़ के लिए अगर वो ज़मीन पे पहुंच जाती हैं नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। किस तरीके से नुकसानदेह उसमें साबित हो सकती हैं कि उनके स्किन पे अगर ये पड़ जाती हैं तो खुदा न खास ऐसा होने से उनके स्किन में स्किन कैंसर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो एटमॉस्फेयर में कुदरत ने
एक लेयर रखी हुई है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। उसके बाद आप देखते हैं एक और काम जो एटमॉस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी काम अंजाम देता है, दैट इज़ टेम्परेचर मेंटेनेंस। हम इस कायनात में तभी ज़िंदा रह सकते हैं जब हमें सूटेबल टेम्परेचर यहाँ मुहैया होगा। यानी कि अगर हद से ज़्यादा टेम्परेचर जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो इस कायनात में हो जाता है, या इतना कम टेम्परेचर हो जाता है, माइनस में हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी जो है हर किसी जानदार चीज़ के लिए वो गुजरनी नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन इस एटमॉस्फेयर की बदौलत से, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं उनकी बदौलत से इस कायनात में इस लिथोस्फीयर पे जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहता है, जिससे एक जानदार चीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ठीक तरह से बसर कर सकती है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि एटमॉस्फेयर जो है ये हमारी कम्युनिकेशन, यानी आप देखते हैं कि हमारे लिए सफ़र करने का एक आसान तरीका जो है और जो बिल्कुल कम वक्त में किया जाता है वो एरोप्लेन से हम करते हैं। तो एरोप्लेन जो है उसके चलने का भी आपने जो देखा, जो रास्ता है वो भी एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। तो उसके बाद हमारे ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जैसे रेडियो, टीवी या मोबाइल फ़ोन वगैरह आप देखते हैं, ये भी तब भी अपना काम जो है अंजाम दे सकते हैं जब एटमॉस्फेयर में आपने देखा कि लास्ट वाला लेयर जो है थर्मोस्फीयर, उसमें जो आयन्स पाए जाते हैं उनकी बदौलत से ये अपना काम जो है अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से उस थर्मोस्फीयर से आगे जो आप देखेंगे हिस्सा दैट इज़ कॉल्ड एक्सोस्फीयर, तो उसमें आप देखेंगे हीलियम और हाइड्रोजन वैसे जैसी गैसें पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम थोड़ा सा शेयर करने जाएंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, यानी आप पूरी तरह से आप ये जान चुके हैं कि एयर जो है, हवा जो है, ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। और इसके बाद आपने देखा कि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद की चीज़ है ये। लेकिन एक इंसान की, मुझे लगता है कि इनडिस्क्रिमिनेटली जो इसको यूज़ कर रहा है एक इंसान, उससे हवा में बहुत सारी प्रॉब्लम, यानी कि एनवायरनमेंट में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं, जिनमें से एक आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन है। क्योंकि ये एक इंसान की मजबूरी भी है, क्योंकि 3 ऐसी सूरतें हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है, ये इंसान जो है, उसकी ज़रूरत जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। नंबर 1 इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारी ज़रूरत की चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इनको हासिल करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को, जिससे हमारे एयर को या नेचुरल रिसोर्स को बहुत सारा खतरा जो है वो लाहक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से हम अपने नए से नए मकान बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काट डालते हैं। जंगल के जंगल जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरे पेड़ पौधे उगाने की हमारी तरफ से शायद इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं हो रही है, जिसकी बदौलत से हमारे एयर पोल्यूशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। या आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारे घरों से, हमारे बॉडीज़ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मिकदार भी बढ़ रही है, और आमतौर पे देखा गया है ये घरों से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इनको हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज में फेंक देते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल अगर हम नदी नालों से पानी पीने की कोशिश करेंगे शायद नामुमकिन है, चश्मों का पानी पीने की कोशिश करेंगे शायद हम लोगों ने उसको इस तरीके से
पोल्यूट कर दिया है कि इनका पीना, इनका इस्तेमाल करना जो है वो नामुमकिन है। इस तरीके से आपने देखा नंबर 1 प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है वो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से आ रही है। नंबर 2 जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि आबादी बढ़ने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है दैट इज़ द अर्बनाइजेशन। उसमें आप देखते हैं कि शहरी इलाकों में एक तो अपने तौर तरीक़ों से वहाँ पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रही है, और साथ साथ में आप देखते हैं कि गाँवों से अब शहरों की तरफ लोग जो है वो हिजरत करने जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने रोज़गार के चक्कर में या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स या बाकी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जाके उनको शहरों में ही हल होती हैं, इसलिए उनको गाँवों से शहरों में जाके जो है वो माइग्रेशन करनी पड़ती है, जिससे शहरों में हर तरह की पोल्यूशन जो है वो देखने मिलती है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो। तो इसकी बदौलत से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं। और तीसरी अहम प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है वो हमारी एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी में जो हमारी एडवांसमेंट हो गई है, तो उसकी बदौलत से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कम वक्त में तैयार हो जाएं और बिल्कुल कम कॉस्ट पे में हमें मिल जाएं। तो इस सूरत में एक इंसान ने हर तरफ जो है वो इंडस्ट्रीज यानी कारखानों का जो है वो वजूद में कायम में लाया हुआ है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ की बदौलत से जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से निकल रहे हैं उनका हमारे एयर में, उनका हमारे वाटर में, उनका हमारे सॉइल में जाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो ये 3 अहम वजूहत हैं जिनकी बदौलत से हमारी तरफ से हमारे अपने एनवायरनमेंट को ख़तरा जो है वो लाहक हो रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले भी वो आपको कश्मीरी शायर के कुछ कही हुई शेर बताए थे। चोसु गाट जारुक नूर चलोगुथ नार इंसानो, चोसु गाट जारुक नूर चलोगुथ नार इंसानो, करत इंसानियत बदनाम हाबे आर इंसानो। हमने अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने बाकी की जानदार चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी भी थी, क्या उनके सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कभी कुछ सोचा? शायद नहीं सोचा। पेड़ पौधे जो हैं उनको मिटा डाला, काट रहे हैं, बड़ी बेदर्दी से काट रहे हैं। उसके साथ साथ में हमारे बाकी के रिसोर्सेज, पानी जो है, हवा जो है, सॉइल जो है, उसमें दिन ब दिन ये पोल्यूशन जो है, आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। शायद आने वाली जनरेशन जो है वो हमें नहीं बख्शेगी। सो देयर स्टूडेंट्स, दीज वर द 3 रीजन्स जिसकी बदौलत से हमारे एनवायरनमेंट को ख़तरा जो है वो लाहक हो चुका है और हमारे हाथों से। नाउ व्हाट वी मीन बाय द एयर पोल्यूशन। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने 3 चाय के कप रखता हूँ। दिस इज़ कप नंबर ए, कप नंबर बी एंड कप नंबर सी, A B C। लेकिन इस पहले वाले चाय के कप में मैंने कुछ खाने का तेल, एडिबल ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और दूसरे में ऑलरेडी चीनी डाली हुई थी, लेकिन मैंने 2 चम्मच और चीनी के इसमें डाल दी, शुगर ऐड कर दिया है। लेकिन तीसरा जो है ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, जैसे बना हुआ था वैसे, यानी इसमें हर कोई चीज़ जो है वो प्रॉपर लिमिट में है। तो प्यारे बच्चों, आप कौन सा चाय का कप इसमें लेना जो है वो पसंद करोगे? आप वो चाय का कप लेना पसंद करोगे जिसमें खाने का तेल, सरसों का तेल जैसे मैंने इसमें डाल दिया है, और दूसरा चाय का कप जो है इसमें शुगर पहले ही डाली हुई थी, नॉर्मल था, प्रॉपर लिमिट में था, अब मैंने 1-2 चम्मच और डाल दी है, और तीसरा जो था ये वैसे का वैसे ही रहने दिया मैंने, यानी कि इसमें जो नॉर्मल लेवल जो थी शुगर की वो थी। तो आप कौन सा कप पीने पसंद करोगे और कौन सा कप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? शायद मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग हमारा ये कप नंबर सी जो है
इसको लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें शुगर की लेवल, मिल्क की लेवल, वाटर की लेवल या बाकी जो हम चीज़ें पत्ती की लेवल जो है वो नॉर्मल है, वो प्रॉपर है। लेकिन इसमें हमने एक ऐसा आइटम ऐड कर दिया जो इसका चाय का कॉन्स्टेंट है नहीं, जो इसका जूस है ही नहीं, वो हो गया ऑयल। ऑयल तो हम तेल में कभी डालते नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन इसमें तो इसका कॉन्स्टेंट शुगर था, उसकी मकदार मैंने हाथ से ज़्यादा बढ़ा दी, यानी ये चाय के 2 कप जो है ये ज़ाया हो गए हमारे। किस वजह से हुए? इसमें मैंने खाने का तेल डाल दिया और इसमें मैं शुगर की मकदार जो है वो ज़्यादा डाल दी, जिससे ये ज़ाया हो गए। तो इससे हमारे लिए पीने के काबिल ये नहीं रहे। यही प्रॉब्लम हमारे एयर में भी हो सकती है, क्योंकि एयर के जो कंपोनेंट्स आपने देखे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अर्गन, उसके बाद वाटर वेपर्स वगैरह आपने देखे। अगर इनकी मकदार बढ़ जाती है, अगर इनकी मकदार अपनी नॉर्मल मकदार से ज़्यादा हो जाती है, या फिर अगर इसमें जाके कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐड हो जाता है, तो इस तरीके के एयर को हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं। तो ऐसे जूस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे ये एयर जो है ये पोल्यूट हो गई, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर आप डिफाइन करना चाहोगे व्हाट वी मीन बाय एयर पोल्यूशन, इट is an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, making it harmful for living organisms including human beings. Or we can define it like addition of unwanted or harmful particles in air, or increase in the quantity of constituents of air beyond the normal level, which affects the living organisms, is called air pollution. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक मिसाल दी जिसकी बदौलत से मैंने आपको समझाया कि कौन सा चाय का कप आप प्रेफर करोगे या कौन सा चाय का कप हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसी तरीके से हमारे एयर जो है ये हमारे लिए अब दिन ब दिन जो है शायद इसके हमारे पे बहुत सारे बुरे असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। तो जहाँ तक कि एयर पॉल्यूटेंट्स का ताल्लुक़ है, तो इसमें जो हम एजेंट्स एयर को पोल्यूशन यानी जो हमारी हवा का आलूदा बनाते हैं वो ये हैं डस्ट, गर्द गुबार जो है। तो आप देखते हैं कि दिन ब दिन अब ट्रैफिक की जो लेवल है वो बढ़ रही है। बेशक पिछले कुछ महीनों से हमारा आप देखते हैं कि कोविड-19 की बदौलत से गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बंद ही पड़ी हुई हैं, काम ही चल रही हैं। तो इससे अब मुझे लगता है कि एक उधर से तो हम कोविड-19 की बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि हमारे से बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। लेकिन अगर पोल्यूशन के हवाले से हम बात कर लेंगे, शायद जो फैक्ट्रीज़, कारखाने, गाड़ियाँ वगैरह जो है जिनसे एयर पोल्यूशन के होने के चांसेस या सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके बंद पड़ने से शायद ऐसा जो है अब जो पार्टिकल्स जो हैं ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं इनकी मकदार जो है एटमॉस्फेयर में कम हो रही है। तो इसके बाद आप देखेंगे कार्बन पार्टिकल्स, यानी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से या जब फ्यूल्स जलाए जाते हैं, किसी भी ईंधन के जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन, काले रंग का धुआं आप देखेंगे जो निकलता है उसमें कार्बन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये कार्बन के पार्टिकल्स जब हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो फिर जब हम सांस से इनको लेते हैं तो एक इंसान की या बाकी जानदार चीज़ों की सेहत पे इसके बहुत सारे बुरे असरात होते हैं। तो आप इन गैसेस की सूरत में जो पार्टिकल्स जाते हैं इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड या एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे, या इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या नाइट्रोजन आप देखेंगे। इनका एटमॉस्फेयर में जाना, इनका हवा में जाना जो है हमारे लिए जो है नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो उसमें आप देखेंगे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर